नमस्कार साथियों, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की संपादकीय समीक्षा में हम बात करेंगे कर्नाटका में चल रही है कंट्रोवर्सी जिसका नाम है अन्न भाग्य। अन्न भाग्य योजना कर्नाटका सरकार द्वारा 2013 में चलाई गई थी। इस योजना में हाल ही में क्रेडिट पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा उकेरा है, सामने लेकर के आई है। क्या पॉलिटिक्स है, सेंटर और स्टेट कैसे एक दूसरे के सामने हैं। यूपीएससी की नज़र से अगर हम देखें तो स्टेट और सेंटर रिलेशन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसी सेक्शन के अंतर्गत हम इसको देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि अन्न भाग्य योजना क्या है, सेंटर के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, स्टेट के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, प्लस जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे इसमें रितिका खेरा जी हैं जो प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यानी कि आईआईटी दिल्ली में वो प्रोफेसर है। उन्होंने हम समझाया कि कैसे अन्न भाग्य योजना केंद्र सरकार की योजना है और उसमें सेंटर अपने तरीके से टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। समझेंगे इसको, एक बार आउटलाइन देख लेते हैं कि कैसे चीज़ें काम करेंगी। सबसे पहले अन्न भाग्य योजना समझेंगे क्या है। मैंने आपके लिए पहले से नोट करके रखा है तो आप ये देख सकते हैं, आपका समय बचेगा इससे। सबसे पहले अन्न भाग्य योजना क्या है, उसको डिसकंटिन्यू क्यों किया गया था। फिर रोल ऑफ सेंसस क्या है कि कैसे हम सेंसस के थ्रू पीडीएस और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके आंकड़े जुटाते हैं। तो सेंसस क्यों नहीं किया गया है, 2021 में सेंसस होना था और जो आंकड़े नहीं आए हैं उनके कारण पीडीएस और एनएफएसए कैसे प्रभावित हो रहा है, इसको समझेंगे। अब आप यहां तक आ जाएंगे इस आर्टिकल में। फिर यहां से डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ओएमएसएस है, यानी कि ओपन मार्केट सेल्स स्कीम को डिसकंटिन्यू क्यों किया गया था, उसमें एफसीआई का क्या रोल है और एमएसपी को कैसे रेगुलराइज करने का काम करता है। फिर पीडीएस इंपॉर्टेंट क्यों है अपने आप में, हिस्ट्री ऑफ एनएफएसए क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब लेकर के आया गया था और पीडीए क्यों चालू किया गया था। इसमें बीजेपी और कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं उनका क्या रोल है, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। इसके बाद आते हैं कि ओएमएसएस क्यों जरूरी है, क्यों किया जाता है ओएमएसएस, ओपन मार्केट सेल्स स्कीम क्या होती है और इसको डिसकंटिन्यू करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन से तर्क दिए हैं, क्यों केंद्र सरकार इसको बंद करना चाहती है। क्या पीडीएस बेटर है, क्या फूड सिक्योरिटी केवल पीडीएस से ही सुनिश्चित की जा सकती है, जो हमारे कर्नाटका राज्य के जो भाई बहन हैं क्या उनकी फूड सिक्योरिटी केवल इसी के जरिए हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके बाद जितने लोग एक्सक्लूडेड हैं, अभी स्टेट्स में इतने ज़्यादा लोग एक्सक्लूडेड हैं फूड सिक्योरिटी से जिनको हमें लेकर के आना है मुख्य धारा में, तो उनको हम क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं, ये एक प्रश्न इसमें उठता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कर्नाटका सरकार के साथ ऑप्शंस क्या हैं, कर्नाटका सरकार क्या कर सकती है अपने जो फूड सिक्योरिटी उसको बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को क्रेडिट देने के लिए या खुद क्रेडिट लेने के लिए कि हम पीडीएस स्कीम को बहुत बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं और ये हमारी फ्लैगशिप योजना है। तो दरअसल अगर मामला समझे सबसे पहले तो ये दिखता है कि ये मामला सिर्फ क्रेडिट का है। यानी कि पॉलिटिक्स में कई बार चीज़ें ऐसे काम करती हैं कि अगर आपने कोई कार्य किया है और अगर आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाए तो उसका क्रेडिट कोई और ले लेगा और क्रेडिट इज इक्वल टू वोट्स, ताकि आप अगले इलेक्शन में जाकर के गिनवा सकें कि हमने आपके लिए फला कार्य किया है, हमने इस समाज के लिए ये कार्य किया है या इन जनरल जनता के लिए या लोगों के लिए कोई कार्य किया है। ये हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो वो जो क्रेडिट पॉलिटिक्स है वो यहां पर थोड़ी सी देखने को मिली। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लेते हैं। हो सकता है सेंटर के पास वाजिब तर्क हो सकता है कि स्टेट के पास वाजिब तर्क हो कि उनके साथ कोई ऐसी घटनाक्रम घटा है जो नहीं घटना चाहिए था। आप दोनों के तर्क सुनिए, पहले स्टेट का तर्क सुनिए और सेंटर का तर्क सुनिए, ठीक है, उसके बाद समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि पीडीएस क्या है, एनएफएसए क्या है। देखिए, एनएफएसए शुरू किया गया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है। इसके जरिए जो भारत के बीपीएल्स हैं या पुअरेस्ट ऑफ पुअर उनको कह सकते हैं, उनको न्यूनतम दामों पर फूड ग्रेन उपलब्ध करवाने की सरकार की योजना थी। अब वो न्यूनतम कितना होगा, जैसे कर्नाटका की बात करें तो सरकार ने तय किया कि 1 रुपया प्रति किलो चावल, और उसमें अपर लिमिट जो थी वो 30 किलोग्राम की थी। ये फ्लैगशिप योजना थी 2013 में ही, जब एनएफएसए लागू हुआ उसके बाद कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री थे सिद्धारमैया, उन्होंने इसको लागू किया था। और अगर आप सिंगल फैमिली हैं, यानी कि अगर आप अपने परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति हैं तो आपको 5 केजी, अगर आप 2 व्यक्ति हैं तो आपकी लिमिट थोड़ी और बढ़ा दी जाएगी, और अगर आप 2 से ज़्यादा व्यक्तियों का परिवार है तो 30 किलोग्राम अनाज आपको मिलेगा। इतना अनाज एनएफएसए के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कर्नाटक सरकार 2013 में लोगों को दे रही थी। बाद में सरकार बदलती है,
सरकार बदलने के बाद ये मात्रा थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कम होती रहती है और आज हम 5 किलोग्राम के स्तर पर हैं। अब जब कर्नाटका में इलेक्शंस होने वाले थे तो कांग्रेस की सरकार जो अब बनी है, उन्होंने अपने इलेक्शन के वादों में एक वादा ये किया कि हम आपको जो आपकी 5 किलोग्राम की लिमिट है, वो लिमिट बढ़ा करके हम उसे 7 किलोग्राम कर देंगे। 7 से बढ़ाकर उसको 10 किलोग्राम कर दिया गया। 5, माफ कीजिए, शायद मैंने 7 किलोग्राम कहा, तो 5 किलोग्राम से बढ़ाकर 10 किलोग्राम करने का उन्होंने वादा किया और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ऑब्वियसली, है ना। अब जब ये किया गया तो 5 गारंटीज दी गई थी। 5 गारंटीज के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें से अन्न भाग्य योजना एक थी। अब देखिए 5 किलोग्राम तो आपको इस योजना के तहत मिल ही रहा है ऑलरेडी, है ना। अब 5 किलोग्राम जो एक्स्ट्रा देना है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अनाज चाहिएगा। वो एक्स्ट्रा अनाज कहाँ से आएगा? वो एक्स्ट्रा अनाज आएगा सेंटर से। सेंटर क्या करता है? आप जानते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंतर्गत स्टेट्स को अनाज उपलब्ध करवाता है। अभी फिलहाल सेंटर के पास, यानी कि एफसीआई के पास 262 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध है। ये एफसीआई के आंकड़े हैं। कर्नाटका को 4.5 मीट्रिक टन इतना चावल चाहिए होता है अपने 1 महीने की पीडीएस स्कीम को पूरा करने के लिए, और उनके पास करीब 2.5 मीट्रिक टन इतना उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी उनको जो बाकी अनाज चाहिए, जो डेफिसिट अनाज है, उसके लिए वो एफसीआई के ओएमएसएस स्कीम में जाते हैं, ओपन मार्केट सेल स्कीम में जाते हैं, जहां पर वो डायरेक्टली पे करके अनाज खरीद लेते हैं और करीब 36 रुपये पर किलो, यानी कि 3600 रुपये क्विंटल पर चावल खरीदता है राज्य केंद्र सरकार से। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि सिद्धारमैया जी जो हैं वो मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह जी से, और उन्होंने बात की कि आप ये जो अनाज है ये एफसीआई से हमें दिलवाइए। क्यों? क्योंकि एफसीआई ने ये जो स्कीम है, ओएमएसएस स्कीम जो है, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। यानी कि अब आप ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू कोई भी अनाज स्टेट्स नहीं ले पाएंगे। इसके बजाय ये दूसरे रूट से लोगों के पास पहुंचेगा, या तो ये डायरेक्टली पहुंचेगा, अभी वो सेंटर तय करेगा, या फिर जो ट्रेडर्स हैं उनके थ्रू पहुंचेगा। अब ये सही है गलत है इसको आगे देखेंगे थोड़ा सा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि विवाद क्या चल रहा था, है ना। तो ये सब इतना हुआ, कर्नाटका को चावल चाहिए, एफसीआई देने के लिए तैयार नहीं है, और जब नहीं दे रहा है उसके बाद ये आरोप लगते हैं कि आप मैटर को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। तो क्या मैटर पॉलिटिसाइज्ड है, या मैटर को वैसा रखने का प्रयास किया जा रहा है जैसा शायद वो नहीं है? क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार का अपना लॉजिक है। केंद्र सरकार तो ये कहती है कि भाई हम अपने लॉजिक के आधार पर ओएमएसएस को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, और राज्य कहता है कि नहीं, हमने आपसे चावल मांगा और हमारे राज्य में आपकी सरकार नहीं है, इसलिए आपने इस स्कीम को डिसकंटिन्यू किया है। सेम सिंपल लॉजिक है, बहुत प्लेन लॉजिक है, इसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है, ये लॉजिक है। आप कहानी समझे कि क्या चल रहा है। अब हमें जो अपना एनालिटिकल पार्ट है, जो यहां पर डिस्क्राइब किया गया है, उसको समझना है, ठीक है। आप मुद्दा समझे। अब देखिए क्या करना है हमें 2-3 चीजें समझनी है। पहले तो ये देखिए कि जो पीडीएस है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये आपके स्टैटिक के पार्ट में भी आएगा। तो स्टैटिक के पार्ट में आपको पीडीएस वगैरह के चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हम यही लिखते हैं कि कोविड के दौरान पीडीएस ने लोगों की बहुत मदद की, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए थे, और रोजगार जाने के बाद जब उनके पास खाने को लेकर के बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई थी, या वो अपना लालन पालन नहीं कर पा रहे थे, या उनके पास जो हाउस होल्ड है उसको चलाने के लिए उनके पास संसाधन नहीं थे, तो जो पीडीएस स्कीम थी, इस पीडीएस स्कीम ने कोविड के दौरान लोगों की बहुत मदद की। या जो लोग इतने सक्षम थे कि थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके अनाज खरीद सकते थे, तो वहां पर इन लोगों की पीडीएस से मदद हुई, सबसे बड़ा कारण। अब देखिए यहां पर आंकड़े दिए गए हैं, ये फूड स्टॉक्स हैं, कितने हैं लाख मीट्रिक टन में है, और हम जो पहले बात कर रहे थे वो भी लाख मीट्रिक टन की कर रहे थे, यहाँ पर 4.5 और 2.5 जो हमने कहा। तो देखिए ये जो है ये लेवल्स हैं, किस चीज़ के हैं, कि पोस्ट कोविड कैसे हमारे जो फूड ग्रेन का स्तर है वो बढ़ा है, और यहाँ पर फूड ग्रेन का लेवल हमारा कम हो गया था। क्यों? क्योंकि हम, जैसे कहा ना कि आपने वो जुमला सुना होगा, 80 करोड़ लोगों को फ्री में बैठाकर खाना खिलाया, ऐसा आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये जुमला जहाँ से आया था, तो वो जो 80 करोड़ की बात हो रही थी कि फ्री में खिलाया कि पैसे लेकर के खिलाया, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन 80 करोड़ लोगों का साथ दिया गया कोविड में पीडीएस स्कीम के थ्रू, और ये एनएफएसए का कमाल था, इतना बेहतरीन काम किया है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है इस पर राजनीति। कैसे होती है?
स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ओएमएसएस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन पीडीएस में एक समस्या और भी है। क्या है? सबसे बड़े तो जितनी बेनिफिशियरीज होने चाहिए उतने बेनिफिशियरीज हैं नहीं, क्योंकि हम आज भी 2011 की सेंसस का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जनसंख्या बढ़ चुकी है। और एक कारण यह भी है कि एनएफएसए के तहत कोटा निर्धारित है, हर स्टेट का कोटा निर्धारित है कि कितने बीपीएल परिवारों को आप मुफ्त में अनाज दे सकते हैं या कम दामों पर अनाज दे सकते हैं। तो वो कोटा से बाहर जब संख्या निकल जाती है तो बहुत सारे बेनिफिशियरीज ऐसे होते हैं जो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, अब अकेले कर्नाटका में 113 मिलियन लोग ऐसे हैं, 113 मिलियन पूरे देश में, और 1.1 मिलियन अकेले कर्नाटका में है। ये बहुत ज्यादा लोग होते हैं, करीब 11 लाख लोग हो जाते हैं इतना। ठीक है, 11 लाख लोग अकेले कर्नाटका में हैं जो पीडीएस में आने चाहिए, एनएफएसए के तहत आने चाहिए, लेकिन उनके पास कार्ड्स नहीं है, राशन कार्ड्स नहीं है, इसलिए वो इस स्कीम में नहीं आ सकते। अब वो क्या करेंगे? अब देखिए, ऐसे स्टेट्स हैं, उड़ीसा भी बता रहे हैं ये, और कोई ऐसा स्टेट नहीं है चाहे वो किसी भी पार्टी का हो जहां पर एडिक्वेट नंबर ऑफ पीपल जिनको मिलना चाहिए राशन उनको मिल रहा है। ठीक है, एज प्लेन एज दैट। अब ये समझिए कि डिसकंटिन्यू क्यों किया गया, लॉजिक क्या है, सरकार का क्या लॉजिक है। रोल ऑफ सेंसस तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है, रोल ऑफ सेंसस क्या होता है। सबसे पहले मुद्दा समझा, सेंसस समझा, और पीडीएस क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझा। अब समझेंगे कि डिसकंटिन्यू करने का कारण क्या है। अगर कोई स्टेट है, वहां पर लोग हैं, और अगर लोग केंद्र सरकार के एफसीआई संस्थान का लाभ उठा करके अगर अपने यहाँ फूड ग्रेन्स लाते हैं, अगर उनको किसी प्रकार से खाने में आसानी होती है, तो सरकार क्यों नहीं चाहती। अल्टीमेटली तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट, दोनों का लक्ष्य ही ये है कि वो लोगों को सर्व करें। अब लोगों को सर्व चाहे स्टेट करे चाहे सेंटर करे, इस बात में राजनीति क्यों होनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा क्रेडिट की राजनीति, तो जो क्रेडिट की राजनीति है वो आपको यहां पर लेकर के आ जाती है। डिसकंटिन्यू करने के कुछ कारण दिए हैं, उन कारणों को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला उन्होंने जो कारण दिया, वो कारण दिया एमएसपी का। क्यों खरीदती है अनाज, क्यों खरीदती है सरकार, एफसीआई क्यों प्रोक्योर करता है कोई भी व्हीट, राइस, पल्सेस वगैरह वगैरह, क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि एमएसपी पर लोगों को उनके फूड ग्रेन्स खरीदवाना है, यानी कि सरकार खरीदती है लोगों से एमएसपी के ऊपर पर किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद जो पीडीएस स्कीम्स हैं वो इसके थ्रू रन की जाती हैं, प्लस एक बफर स्टॉक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि अगर कल को अकाल की स्थिति आ जाए, युद्ध हो जाए, बाहर देशों में मदद करनी है, तो हमारे पास इतने फूड ग्रेन्स के स्टॉक रहने चाहिए कि हम अपने लोगों की मदद कर सकें। ये 3 कारण होते हैं इसको खरीदने के। लेकिन अब जो न्यूज आई उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है सेंटर के द्वारा। तो क्यों कर दिया गया, उसके कारण क्या है? उसके कारण सबसे पहला तो सरकार ने यह कहा कि इसे डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है, बल्कि इसका रूट चेंज कर दिया गया है। यानी कि पहले ये डायरेक्ट स्टेट्स को मिलता था, अब ये जो ट्रेडर्स हैं उनके थ्रू दिया जाएगा। काम क्या करता है ये? प्राइस को स्टेबलाइज रखता है, स्टेबलाइज रखता है। कैसे? मान लीजिए मार्केट में व्हीट की बहुत कमी हो गई, एफसीआई के पास स्टॉक है, तो ओएमएसएस के थ्रू वो मार्केट में और ज्यादा व्हीट सप्लाई करके उसकी पूर्ति करता है। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन रखता है कि कहीं प्राइस बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए या प्राइसेस इतने ना बढ़ जाए जिससे लोगों को समस्या पैदा हो जाए। उसके बाद देखिए, प्राइस स्टेबलाइजेशन है, प्लस पीडीएस में काम करता है, प्लस कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि प्राइवेट ट्रेडर जो है वो अपने जो फायदे हैं उसको नीचे तक पहुंचाएंगे, है ना। जो कारण है या जो खामियां हैं ओएमएसएस की बंद करने की, वो एक ये भी हो सकती है कि प्राइवेट ट्रेडर्स जो हैं वो उसको नीचे तक पहुंचाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, पीडीएस स्कीम्स जो सरकार की चलती हैं, अलग अलग सरकारों की चलती हैं, उनमें डिसकंटिन्यूएशन आ सकता है, उनमें दिक्कत पैदा हो सकती है। क्योंकि स्टेट्स को जब भी चाहिए, देखिए स्टेट्स को अगर कोई खाना चाहिए, मान लीजिए व्हीट चाहिए, तो वो एटलीस्ट एफसीआई से डायरेक्ट कांटेक्ट करके खरीद सकती थी। लेकिन अब चूंकि डिसकंटिन्यू हो गया है तो स्टेट के पीडीएस को कैसे रन किया जाएगा, ये भी एक समस्या है। ठीक है। दूसरा, सरकार का ये कहना है कि हमें कंफर्टेबल लेवल पर पहुंच चुके हैं, यानी कि हमारे पास इतना फूड ग्रेन है कि अब हमें
ये समस्या नहीं है कि हम पीडीएस में कोई हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी या प्राइस स्टेबलाइज नहीं रहेंगे, वो सरकार आराम से उसको मैनेज कर सकती है। ठीक है। तीसरा जो कारण दिया, स्टेट गवर्नमेंट्स आर गोइंग टू गिव द फूड ग्रेन्स टू द सेम बेनिफिशियरीज एज अंडर द एनएफएसए और स्टेट बेनिफिशियरीज। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम चाहे तो फूड ग्रेन जो है एफसीआई के थ्रू पहले स्टेट को दें, फिर स्टेट लोगों को दे। हमने एक रूट चेंज कर दिया कि एफसीआई सीधा लोगों को देगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है। आई होप आप फॉलो कर रहे हैं चीजों को। सबसे पहले हमने केस देखा था, मैं एक बार फिर से आपको रिकैप कर दूं। सबसे पहले हमने केस देखा था। केस देखने के बाद हमने ये जाना सेंसस कैसे इंपॉर्टेंट है, ओएमएसएस क्या होता है, इसको इसके फायदे क्या हैं, इसे डिसकंटिन्यू क्यों किया गया है, प्लस केंद्र सरकार ने इसके लिए क्या तर्क दिए हैं। अब हम वो तर्क पढ़ रहे हैं केंद्र सरकार के कि सरकार क्या कह रही है। तो सरकार ने सबसे पहले तो कहा कि हमारे पास इनफ स्टॉक है, हम अपने से अपना काम चला सकते हैं, हम डायरेक्ट लोगों को ट्रांसफर करेंगे ना कि स्टेट्स के थ्रू, बिकॉज वो क्रेडिट फाइट जो होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। प्लस हम एक फूड ग्रेन्स के कंफर्टेबल लेवल पर हैं, हमें इससे आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लस जो ओएमएसएस है वो उसने अभी तक के लिए जो काम करना था वो वैसा काम नहीं कर पाया है जैसा उसने करना चाहिए था। हालांकि सेंटर ने ये आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, लेकिन इसको डिसकंटिन्यू करने के लिए जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं उसमें एक आर्ग्यूमेंट्स ये भी हो सकते हैं। ठीक है। अब जब सेम बेनिफिशियरीज को कोई चीज पहुंच रही है तो चाहे वो स्टेट के थ्रू पहुंचे, सेंटर के थ्रू पहुंचे, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है, केंद्र सरकार को भी पड़ता है, राज्य सरकार को भी पड़ता है। ठीक है। अब देखिए जो प्रोजेक्शन है वो इन्हीं के लिहाज से चल रहा है, प्लस जो फूड लेवल्स हैं वो मेंटेन है, और जो लोग इससे बाहर हैं उनको शामिल करने की कवायद की जा रही है और वो केंद्र सरकार के द्वारा बेहतर तरीके से किया जाता है। आलोचकों का तो ये भी कहना है कि सरकार अपने कंफर्टेबिलिटी लेवल को बनाए हुए, यानी कि जो लोग ऑलरेडी सिस्टम से बाहर हैं उनको शामिल न करने देना सरकार का एक तरीका हो सकता है लोगों को परेशान करने का। मे बी और मे बी नॉट, दिस इज अ पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट, आप उसको पॉलिटिकली ही समझिएगा। ठीक। अब देखिए उसके बाद कर्नाटका सरकार के पास ऑप्शंस क्या क्या है, व्हाट कैन कर्नाटका गवर्नमेंट डू। तो तीन चीजें कर्नाटका सरकार कर सकती है। सबसे पहले तो कर्नाटका सरकार ये कर सकती है कि स्टॉप पॉलिटिसाइजिंग द मैटर, या इसको कहेंगे कि राजनीतिकरण ना करें। ठीक है, राजनीतिकरण ना करें, सिंपल सी बात है। अगर आपने फूड ग्रेन मांगा, आपने फूड ग्रेन मांगा, आपको फूड ग्रेन नहीं मिला, तो आप उसको पब्लिकली जाकर के इस तरीके से पोर्ट्रे न कीजिए कि सेंटर के खिलाफ हमारी कोई टसल है, बिकॉज पिछले कुछ दिनों में लगातार स्टेट और सेंटर के खिलाफ मतभेद बने रहे हैं, जैसा दिल्ली में बने हुए हैं, पंजाब में बने हुए हैं, बाकी जितने नॉन बीजेपी लेड कोएलिशन गवर्नमेंट्स हैं या नॉन बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स हैं, उनसे कभी ना कभी आपको ऐसा सुनने को मिला होगा कि सरकारों के बीच में कोई तनातनी चल रही है। तो जब आपको इतने सारे मतभेद दिखते हैं तो आप एक नए स्टेट में क्यों मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर वन, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। ठीक है, आप इन आर्ग्यूमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी उतना ही वैलिड मान सकते हैं, क्योंकि अगर पॉलिटिसाइज एक आदमी करता है तो सिर्फ एक तरफ से पॉलिटिसाइजेशन नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दूसरा, कर्नाटका सरकार क्या करती है, कर्नाटका सरकार ने जो इसमें अपना एक ऑप्शन ढूंढा है, वो ऑप्शन ये है कि आप लोगों को पैसे दे दें, फूड ग्रेन मत दें, डायरेक्ट पैसे दे दें। अब डायरेक्ट अगर पैसे दे देंगे तो उस पैसे का एक तो प्रयोग कहां होता है वो आप तय नहीं कर पाएंगे, क्या फूड ग्रेन्स लोगों तक पहुंचे ये तय नहीं कर पाएंगे, प्लस अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आपने ऐसा देखा होगा कई बार, जैसे पेंशन्स में अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि जब पेंशन्स की बात आती है तो पेंशन्स में लोग क्या करते हैं कि अलग अलग लोगों के खाते बनवा दिए जाते हैं, जो बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए वो भी बेनिफिशियरी लिस्ट में ऐड होता है। कई स्टेट्स में हमने इस प्रकार की चीज़ें देखी हैं, तो वो ना हो, इसके लिए हम कैसे बच सकते हैं। प्लस सरकार को पहले तो ये करना चाहिए कि देखिए 5 किलोग्राम फूड ग्रेन तो मिल ही रहा है लोगों को पहले से, है ना। ये अन्न भाग्य योजना क्या है, अन्न भाग्य योजना है 5 किलोग्राम के ऊपर 5 किलोग्राम देना, 10 किलोग्राम देना। तो 5 किलोग्राम तो उनको पहले ही मिल रहा है, आप कह रहे कि हम 10 किलोग्राम देंगे। आप 10 मत दीजिए, जो 10 किलोग्राम से आप नई स्कीम शुरू करना चाहते हैं उसका जो बेनिफिट है वो उन लोगों को ट्रांसफर कीजिए जो आपके यहाँ 11 मिलियन लोग हैं, 11 लाख लोग हैं,
जिनको पीडीएस के अंतर्गत कवर ही नहीं किया गया है, जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है, जो एनएफएसए के बेनिफिशियरी ही नहीं है, उनको एटलीस्ट आप शामिल करिए, तब आपका शायद थोड़ा सा भला हो सकता है। तो आप 5 किलोग्राम मिल रहा है, 5 किलोग्राम मिलने दीजिए, 10 किलोग्राम मत दीजिए, आप जो बेनिफिट है ट्रांसफर कीजिए 11 लाख लोगों तक, तब शायद आप एक अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सकते हैं। प्लस ये जो बात आती है अन्न भाग्य योजना के तहत कि आप सिर्फ क्या दे रहे हैं, व्हीट दे रहे हैं, ठीक है, या आप राइस दे रहे हैं, तो आप व्हीट और राइस के पीछे क्यों पड़े हैं? आप उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कीजिए, आप उसको फ्लोर को खोलिए थोड़ा सा। कैसे खोलेंगे आप राइस के आगे जाकर के पल्सेस ले सकते हैं, ठीक है, आप जो मोटे अनाज हैं वो ले सकते हैं, ताकि लोगों को थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी मिले। सिर्फ ये ना हो कि आप उनको खाना दे रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, रोज चावल खा रहे हैं, दाल नहीं मिल रही है बेचारों को, ठीक है, ऑल दो बेनिफिशियरीज हैं, लेकिन उनको भी अधिकार है कि वो सारी चीजें मिले, वो सारा न्यूट्रिशन मिले जो आम लोगों को मिलता है, या जो थोड़ा सा अपने आप में इतने संभ्रांत हैं कि वो खुद से बिना सरकार के बेनिफिट्स लिए खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था। मैं एक बार आपके लिए रिकैप कर देता हूं पूरा माजरा, जो आपको समझना है, जो आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। आप देखिए, इससे ना क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इससे? पहला, आप ये देख सकते हैं कि पीडीएस की कमियां हैं, ठीक है, ये नंबर 1 क्वेश्चन। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंसस को क्यों इल्यूड कर रही है, ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद हो सकता है कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पीडीएस या अदर स्कीम्स जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों शामिल होते हैं, वो कैसे काम करता है, ये देख सकते हैं। प्लस क्या जो फ्रीबीज हैं, सब्सिडीज हैं, वो खतरनाक है या फायदेमंद है, कितनी देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आप टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आप सोच पा रहे हैं, है ना, इसके अलावा आप और भी सोच सकते हैं, कितने ही क्वेश्चन सोचे जा सकते हैं इससे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ओएमएसएस है, क्या वो ठीक है, और क्या उसे बंद करने की टाइमिंग सही है, क्या ये कोई इशू है, ठीक है। या इसका ऑपोजिट बना सकते हैं कि ओएमएसएस को क्यों बंद किया जाना चाहिए, इस प्रकार के लॉजिक्स हैं। तो ये हमने सारे क्वेश्चंस टैकल किए। हमने अन्न भाग्य योजना को पढ़ा, हमने पीडीए समझा, हमने एनएफएसए समझा, हमने देखा कि क्यों सरकार, जो राज्य सरकार है, वो चाहती है कि पीडीए जारी रहे, लेकिन केंद्र सरकार चाहती है कि पीडीए के जो बेनिफिट्स हैं, जो एनएफएसए के बेनिफिट्स हैं, वो स्टेट के थ्रू न जा करके सेंटर के थ्रू जाएं। क्या ये एक राजनीतिकरण है किसी मुद्दे का, और क्या ये ऐसी राजनीति की जा रही है जहां पर क्रेडिट पॉलिटिक्स हो, ठीक है। तो क्रेडिट पॉलिटिक्स होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये अपने आप में एक इशू हो सकता है। 3-4 चीजें आपने देखी, ये लगातार आप देखते रहिएगा, है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपने टैकल करने हैं। ओएमएसएस समझा हमने, उसके बाद ओएमएसएस में क्या कमियां हैं, ओएमएसएस क्यों बंद होना चाहिए, क्यों जारी रहना चाहिए, क्या अदर मीन्स हो सकते हैं। तो ये हमने आज का एडिटोरियल देखा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप और किस प्रकार के एडिटोरियल्स देखना चाहते हैं, क्या नई चीज़ें आप इस चैनल पर देखना चाहते हैं। टेलीग्राम लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम इस कार्यक्रम की पीडीएफ आपको दे देंगे, जिससे आपको नोट्स बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जो नोटिंग्स वगैरह हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। एडिटोरियल एनालिसिस, संपादकीय समीक्षा के एक नए एपिसोड के साथ आपसे कल फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।